हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि विश्व दो ध्रुवीय बन गया था। दो ध्रुवीय मतलब यहाँ पे दो महाशक्तियाँ आ गई थी, पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था, एक अमेरिका वाला गुट और एक सोवियत संघ वाला गुट। अब हुआ क्या, बाद के टाइम में दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, यानी कि जो दो ध्रुवीय विश्व बना था वो समाप्त हो गया था। दो महाशक्ति थी, उनमें से एक महाशक्ति खत्म हो गई थी और सिर्फ एक ही महाशक्ति रही थी, वो थी अमेरिका, यानी कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया था, उसके विघटन के पीछे क्या कारण थे, सोवियत संघ कब बना था और इसके क्या परिणाम आए, फिर कौन सी थेरेपी अपनाई गई, ये सारा कुछ हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वो होती है बर्लिन की दीवार से। बर्लिन जर्मनी में है। जो बर्लिन की दीवार है, जैसे कि ये जर्मनी है, जर्मनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग है वो साम्यवाद का प्रतीक है और जो पश्चिमी भाग है वो है पूंजीवाद का प्रतीक। यानी कि जब विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था तो बर्लिन की दीवार उसका प्रतीक थी। यानी कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो कौन सी दीवार है, वो है बर्लिन की दीवार, जो कि जर्मनी में थी। ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी। इसका ये प्रतीक था कि जो साम्यवाद दुनिया है वो पूंजीवादी दुनिया से अलग है, उन दोनों में डिवाइडेशन आ गई है। और इस दीवार को बनाया गया था 1961 में, लेकिन हुआ क्या था बाद में, 9 नवंबर 1989 में जो पूर्वी जर्मनी के जो देश थे या लोग थे उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया था। इसका सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था वो खत्म हो गया था। यानी धीरे धीरे अब शीत युद्ध खत्म होने वाला था और अब दुनिया एक ध्रुवीय होने वाली थी, यानी कि एक महाशक्ति खत्म होने वाली थी। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं बर्लिन की दीवार से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली। मैं यहां लिख देती हूं सोवियत प्रणाली। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। ये क्रांति थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध। पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध। और उसके बाद में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। फिर से समझा देती हूँ। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। क्रांति का मतलब होता है एकदम से बहुत बड़ा बदलाव आ जाना, बहुत बड़ा चेंज आ जाना, उसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं। अब वहां पे क्रांति क्यों हुई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध हुई थी। यानी कि वहां के लोग पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते थे। वो क्या चाहते थे, अब वहां के लोग क्या चाहते थे, साम्यवाद चाहते थे। क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, प्राइवेट चीज होती है, यानी उद्योग प्राइवेट होंगे, हॉस्पिटल प्राइवेट होंगे, सरकार बस नियंत्रण भी नहीं रखती है, वो निजी क्षेत्र में होते हैं। लेकिन साम्यवाद में क्या होता है कि सारी चीजें, सारे उद्योग या फिर खेत वगैरह भी किसके अंडर में आते हैं, सरकार के अंडर में आते हैं, वो होता है साम्यवाद। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे, यानी कि वो लोग साम्यवाद को चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ साम्यवाद आए। और उसके बाद में ही यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे थे। यानी कि ये बाकी सारे सेकेंड वर्ल्ड वार की मार झेल रहे थे, लेकिन ये एक महाशक्ति बनकर उभरे थे। तो थोड़ा हम सोवियत प्रणाली के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये महाशक्ति बने थे तो इनमें क्या विशेषता पाई जाती थी। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित थी। दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका को छोड़कर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा उन्नत थी, बहुत ज्यादा विकसित थी। और यहाँ पे संचार सुविधा भी बहुत ज्यादा अच्छी थी।
तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे परिवहन सुविधा भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी आवागमन की सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और चौथा, यहाँ पे ऊर्जा संसाधन पाए जाते थे। ऊर्जा संसाधन का मतलब है कि यहाँ पे खनिज तेल हो गया या फिर लौह अयस्क हो गया, इस्पात हो गया, ये सारे भंडारण यहाँ पे पाए जाते थे। और पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे पिन से लेकर कार तक की चीज बनती थी। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण सोवियत संघ में हुआ करता था। और साथ में अगर हम क्वालिटी के हिसाब से देखें तो पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ की चीज़ों की क्वालिटी ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि हर एक चीज़ का निर्माण सोवियत संघ में हुआ करता था। उसके अलावा जो 6 पॉइंट है वो है सरकार हर एक चीज, यानी कि जो जरूरत की चीजें होती जैसे कि चिकित्सा होगी या फिर शिक्षा होगी, वो रियायती दर पर मुहैया कराती थी, रियायती दर पर लोगों तक पहुंचाती थी, तो लोग उससे थोड़ा खुश थे। और 7वां पॉइंट है कि यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। और 8वां पॉइंट हमारे सामने आता है कि यहाँ पे जो संसाधन थे उस पर किसका स्वामित्व था? सरकार का स्वामित्व था, यानी कि सारी की सारी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट कुछ भी नहीं था। चाहे वो खेत हुए, उद्योग धंधे हुए, कोई भी चीज हुई, उस पर सारा कुछ सरकार का नियंत्रण था, निजी क्षेत्रों के हाथों में ये कुछ नहीं था। यानी कि अमेरिका में क्या था, सारा प्राइवेट के हाथों में था, यानी कि निजी क्षेत्र के लोग उसे चलाते थे। लेकिन सोवियत संघ में जस्टिस का अपोजिट था, तो ये साम्यवाद था, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज पर, हर एक संसाधन पर किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था। और एक बात और थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, यानी एक ही दल था, वो दल था कम्युनिस्ट। उनके संविधान में कह सकते हैं हम कि सिर्फ एक ही पार्टी को मान्यता दी गई थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कि भारत में बहुत सारी पार्टी पाई जाती है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और फिर लोगों को चुनने का भी हक था ही नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, तब क्या चुने? चॉइस तब होती है जब बहुत सारे ऑप्शन पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ही एक है, तो चॉइस का ना सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि हर एक चीज की दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे कि सोवियत संघ के एक कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है, और अब हम पढ़ेंगे इसकी कमियों के बारे में। तो सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां थी, जैसे कि नौकरशाही वहां पे धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दूसरा था अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अब जैसे भारत में क्या होता है कि अगर सरकार से कोई खुश नहीं है तो वो खुलेआम बोल सकता है कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, ऐसे वैसे वो ये। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे कोई खुलेआम नहीं बोल सकता था, लोग चुटकुलों के माध्यम से अपने जो भड़ास थे वो निकाला करते थे। और तीसरा पॉइंट था कि एक दल का शासन। यहाँ पे सिर्फ एक ही दल था, लोगों को चुनने की तो स्वतंत्रता थी नहीं, लोकतंत्र अच्छी तरह से था ही नहीं, क्योंकि चॉइस तब होती है जब वहाँ पे बहुत सारे अपने सामने विकल्प होते हैं। विकल्प सिर्फ एक है तो उसमें से हमें चुनना वो सिर्फ अकेला ही पड़ेगा। अगर हमारे पास में विकल्प बहुत सारे हैं तो हम सोचेंगे कि हाँ, हम इनमें से क्या डिसाइड करें, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो चुनने का तो सवाल उठता ही नहीं था। फिर उसके बाद में था 5वां पॉइंट, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। अब सरकार थी, सरकार को पता था कि हम सिर्फ एक ही हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आने वाला है। अब सरकार अगर जनता के प्रति जवाबदेही होगी या नहीं होगी, तो फिर भी किसका शासन आएगा? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आएगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है तो वो इतनी हेडेक नहीं लेगी। अब भारत में क्या होता है, बहुत सारी पार्टी पाई जाती है, उसमें से जैसे कि ABCD, हमने भी मान लो चुना है ए पार्टी को। अब ए पार्टी जो भी काम कर रही है, अगर मान लो उसने थोड़ा सा भी गलत काम कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये B और C और D पार्टी ना उसके पीछे पड़ जाएगी, देखो ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही है, अगली बार तुम हमें चुनना। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम A को छोड़ के B को चुन लेंगे, C को चुन लेंगे या फिर D को चुन लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब A चाहे अच्छा काम कर रही है चाहे अच्छा काम नहीं कर रही है, ये पार्टी है ही नहीं, तो चुनने का तो सवाल ही नहीं उठता, और फिर ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती थी। और फिर 6 पॉइंट था अमेरिका से होड़।
ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि दोनों महाशक्तियों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति क्यों थी, क्योंकि दोनों के बीच में होड़ लगी रहती थी कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं। अब सोवियत संघ ने क्या किया, अमेरिका के साथ कंपटीशन करना तो स्टार्ट कर दिया। अब उसके बहुत सारे संसाधन अमेरिका के साथ कंपटीशन करने में ही चले गए और वहाँ के जो लोग थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से वहाँ के लोग थोड़े परेशान हो गए, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर 7वां पॉइंट हमारे सामने आता है कि यहाँ की जो जनता थी वो पार्टी के प्रति खुश नहीं थी, यानी कि जनता ने जितनी आकांक्षाएं थी, जिनकी उनकी इच्छाएं थी पार्टी के प्रति कि हाँ ये कम्युनिस्ट पार्टी हमारे लिए ये करेगी वो करेगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने इतना कुछ किया नहीं, जिस कारण से जनता थी वो थोड़ी और ज़्यादा परेशान होगी और उनका गुस्सा भड़कने लगा। तो ये थी सोवियत प्रणाली की कमियां। अभी हमने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा, सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ और 15 गणराज्य से हुआ। इसमें एक पॉइंट और मैं भूल गई कि जो रूस का प्रभुत्व या रूस का प्रभाव कह सकते हैं, जो सोवियत संघ बना था वो 15 गणराज्य से बना था, जिसमें से रूस एक था। यानी कि रूस जैसे और भी बहुत सारे गणराज्य थे, यानी कि रूस के अलावा 14 गणराज्य थे, उन सभी को मिलाकर सोवियत संघ बना था। लेकिन चलती किसकी थी, रूस की चलती थी। अब बाकी के 14 कहेंगे भी हम भी तो सोवियत संघ में शामिल है, हमारी तरफ भी ध्यान दो, चलती तो सिर्फ रूस की है, जबकि वो भी तो हमारे इक्वल ही है, वो भी तो एक गणराज्य ही है, लेकिन चलती रूस की थी। इस कारण से जो बाकी के 14 थे उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और वो धीरे धीरे उनसे कटाव की स्थिति उत्पन्न होने लग गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गोर्बाचेव तथा सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव का पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ये लगभग 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो जब ये महासचिव बने तो इन्होंने कुछ सोवियत संघ में परिवर्तन करने की सोची। पहला परिवर्तन इन्होंने ये करने की सोची कि पश्चिमी देश थे उनके साथ सोवियत संघ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाता था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि अब हमें उनके साथ संबंध बनाने चाहिए, उनके साथ घुलना मिलना चाहिए। किसके साथ? पश्चिमी देशों के साथ। और दूसरा इन्होंने ये देखा कि हम पश्चिमी देशों से थोड़े नीचे हैं, इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए, थोड़ी आजादी देनी चाहिए यहाँ की जनता को, यानी कि सोवियत संघ की जनता को। तो इन्होंने ये 2 सुधार करने का सोचा। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरे सदस्य थे वो इनके इन विचारों से खुश नहीं थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने थोड़े सुधार करने की कोशिश की, वो थोड़े चेंजेस लाना चाहते थे। अब हुआ क्या, जैसे एक बॉल होती है, एक बॉल में क्या होता है, उससे पहले पूरी तरह से दबा के रखते हैं और फिर अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं ना तो वो बॉल थोड़ी ऊपर उछलती है। ऐसा ही कुछ हुआ था सोवियत संघ के साथ। अब पहले सोवियत संघ के लोगों को पूरा दबा के रखा था, उनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, उनको लोकतंत्र नहीं दिया था, मतलब कुछ ऐसी नौकरशाही बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था, जिस कारण से वो दबे हुए थे लोग। अब मिखाइल गोर्बाचेव आया, उन्होंने थोड़ी छूट देनी शुरू कर दी। अब जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी छूट दी तो वो एकदम से ऊपर उठे, यानी कि उनके विरोध की भावना जगी, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और उसमें येलत्सिन ने नेतृत्व किया इस विरोध का। और फिर उसके बाद में 1991 के दिसंबर में येलत्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करती कि अब सोवियत संघ टूट चुका है, वो सोवियत संघ नहीं रहा है। किस वापस से समझा देती हूँ, 1991 के दिसंबर में येलत्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी कि अब सोवियत संघ नहीं रहा, वो पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। अब
सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, ये तो हमने मान लिया, लेकिन सोवियत संघ के पास जो इतने सारे परमाणु हथियार थे, उसने जो इतनी सारी संधियां कर रखी थी, और जो भी उसके पास जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका वो सदस्य था, तो उसमें भागीदारी कौन निभाएगा? वो 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, तो 15 गणराज्य में से कौन सा आएगा जो उसके मतलब उत्तराधिकारी के रूप में काम करेगा? तो इसमें रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चुना गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे चुना गया? वो था रूस। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चुना गया, यानी कि पहले परमाणु हथियार वगैरह सोवियत संघ के पास था, वो सारे किसके पास आ गए? रूस के पास आ गए। या फिर जो सोवियत संघ ने जितनी भी संधि की हुई थी उन सभी को निभाने का अब किसकी जिम्मेदारी थी? रूस की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा सोवियत संघ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन में सदस्य था, जैसे कि सुरक्षा परिषद का वो सदस्य था, तो उसकी जगह कौन आ गया? रूस, यानी रूस अब सुरक्षा परिषद का सदस्य बन गया। सुरक्षा परिषद के बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ने वाले हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।